दुनिया की सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका, उसके साथ इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश और साथ में जो बहुत ज्यादा पैसे वाले देश है, सऊदी अरब हो या फिर ओमान हो, कतर हो, कुवैत हो, सबको घुटनों पर एक अकेले ईरान ने ला दिया है। क्या इस 2 दिन की लड़ाई के बाद ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि सऊदी अरब की जो अरामको रिफाइनरी है, तेल को रिफाइन करने वाली रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और ईरान ने उसे टारगेट किया है। उसे एक तरीके से कहें कि आग के हवाले कर दिया गया है और उस रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है, जिसकी वजह से रूस के कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। 10% तक के जो कच्चे तेल के दाम हैं वो फिलहाल दुनिया में बढ़े हुए हैं। ईरान कहां जाकर रुकेगा? क्या ईरान को रोकने में सक्षम अमेरिका और इजराइल फिलहाल मौजूदा वक्त में नहीं है? इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ चर्चा में सहयोग करेंगे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। अरामको पर हमला होना कोई आम बात नहीं है। एयर बेसिस पर लड़ाई है, हमले होना ठीक बात है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला होना किस तरीके से देखते हैं? आज ईरान ने उन इलाकों पे हमला किया है जो अब तक करने से बचता रहा था, जैसे टर्की में जाकर अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाना, सऊदी में जाकर अरामको ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाना और यूएई में सिविलियंस को निशाना बनाना। मतलब कि अब जो वॉर है, ये जो लड़ाई चल रही है, अब वो लड़ाई सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री नहीं रह गई है। ये मुझे लगता है हाल के दिनों में ये जो है वो दूसरे विश्व युद्ध से तुलना कर सकते हैं, जब एक साथ इतने सारे देश लड़ाई में उलझे हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, 2 देश लड़ते हैं, बाकी प्रॉक्सीज होते हैं। यहां तो डायरेक्ट वॉर है। 9 देश एक तरफ, 9 देश में कौन कौन? अमेरिका, इजराइल, यूएई, बहरीन, सऊदी, उसके बाद टर्की और एक और है, मतलब कुवैत, कतर, ओमान, मतलब हाँ, कतर है, ओमान है। तो ये 9 देश है जिसपे अटैक कर रहा है। बिल्कुल, आज साइप्रस से भी खबर आ गई, वहां भी अटैक हुआ है जी। तो इतने सारे देश एक तरफ है और एक तरफ ईरान है। नहीं सर, ब्रिटेन और फ्रांस को मत भूलिए। ब्रिटेन ने भी अपना बेड़ा और फ्रांस ने भी अपना बेड़ा भेज दिया है। वो भी आ गए। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की ये सबसे बड़ी लड़ाई है। हाँ, और एक तरफ अकेला ईरान। अकेला नहीं है ईरान, पर्दे के पीछे है ना। रशिया और चाइना पर्दे के पीछे हैं और डायरेक्ट मिसाइलें सप्लाई कर रहा है नॉर्थ कोरिया। तो उसको सामने नहीं आया ना। नहीं, वो खुद के अनाउंस करके दे रहा है। नॉर्थ कोरिया हाँ, नॉर्थ कोरिया खुल के। बाकी चाइना और रशिया वो दोनों पीछे से है। जितनी मदद कर सकते हैं रशिया कर रहा है, क्योंकि रशिया खुद भी इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ वॉर में। पहले खाली हो रखा है, तो उसके लिमिटेशंस है। और देखिए, चाइना क्या है ना, चाइना बढ़िया देश है, वो व्यापार करता है। वो क्या करेगा, पीछे से हथियार वगैरह बेचेगा, पर वो खुल के सामने नहीं आएगा, पर कर रहा है। तो विश्व युद्ध क्या होता है? विश्व युद्ध तो ऐसे ही होता है ना। शुरुआत यहां से हो गई कि एक देश ने दूसरे देश पे आक्रमण किया, उसके बाद कई सारे देश इन्वॉल्व हो गए। अभी तो और आएगा। आज खबर यह है कि लीबिया में हिजबुल्ला का जो इलाका है, उसने इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया है ताबड़तोड़। 50 गांव जो लीबिया इजराइल बॉर्डर पे उसे खाली करा लिए गए हैं, जो यहूदियों के गांव हैं। तो धीरे धीरे ये युद्ध फैल रहा है और इसमें एक के बाद एक देश जुड़ते जा रहे हैं। ये हमारे समय का विश्व युद्ध ही है और ये लंबा चलेगा। ये मत सोचिए कि वो खमैनी मारा गया या उसका आर्मी चीफ मारा गया। आज उसका नेवी चीफ भी मारा गया है, ईरान का जी। तो ये सब मारा गया तो युद्ध खत्म होगा? अभी खत्म नहीं होगा, अभी और फैलेगा। अभी तो क्या है कि ईरान जिन जिन देशों पे अटैक कर रहा है, आज न कल उनकी मजबूरी हो जाएगी आना। फिर ईरान की तरफ से भी कुछ आएंगे। ऐसा नहीं है कि शिया नहीं है। इराक में शिया हैं, पाकिस्तान में शिया हैं, उसके बाद भारत में है शिया। आप तो देखते जाइए अभी। ये वो तो ठीक है सर, आगे जो होगा वो तो ठीक है, आगे जो होगा वो ठीक है, लेकिन अब तक जो हुआ, ये घुटनों पर इतने सारे देश कैसे आ गए? मेरा सवाल तो यही है। घुटनों पे कोई नहीं आया। अरे सर, सुपर पावर है अमेरिका, $1 ट्रिलियन का रक्षा बजट है उसका। 80 देशों में 750 उसके बेस हैं। एक बेस से अगर 2 मिसाइल मारे तो ईरान को तबाह कर सकता है। लेकिन क्यों? तो क्या हो रहा है? सऊदी अरब को क्यों नहीं बचा पाया? यूएई को क्यों नहीं बचा पा रहा है?
सऊदी अरब को बचाने का ठेका अमेरिका का नहीं है। अरे सऊदी सर, अरब तो अभी खुद जून का में है। $600 बिलियन की डील करके ट्रंप ही गया था ना हथियारों की। F-35 किस लिए बेची है ट्रंप ने? कि अब मैं जब आऊं तो मुझे गार्ड करना है F-35 से, या कुछ और भी है? नहीं नहीं, देखिए होता क्या है कि मिसाइल गिर जाना अलग बात है, घुटने पे आना अलग बात है। हाँ, जब युद्ध होता है तो इस बात के चांसेस हैं कि अगर बहुत सारे देशों पे वो मिसाइल मार रहा है तो मिसाइल गिरेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने सारे देश घुटने पे आ गए हैं। ईरान बर्बाद होगा, और बिना बर्बादी के अब इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। सर, मिसाइलें तो पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर मारी थी, ड्रोन्स भी मारे थे, ठीक है, लेकिन एक भी आकर हिंदुस्तान में फटी मिसाइल? कहीं नहीं फटी, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम ने काम किया। इनके पास तो दुनिया के उन्नत किस्म के जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, तो क्यों नहीं रोक पा रहे? मेरा सवाल वहां है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गर्व कीजिए अपने देश पर। नहीं, अपने देश पर तो गर्व है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है सर। कितने सारे, अच्छा बताइए, हिंदुस्तान पे इतने सारे ड्रोन आए, मिसाइल आए, सब हमारा एक नुकसान नहीं हुआ। हाँ, और हमने सिर्फ उनको बर्बाद किया। और फिर भी हमारे देश के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि सरेंडर। जिन लोगों ने कभी कुछ किया नहीं है तो कुछ देखेंगे तो उन्हें तो सरेंडर लगेगा ही सर। उनकी तो छोड़ की बात ही नहीं करते हैं, वो बात करने लायक ही नहीं भेजना था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, अब जो अगला सिचुएशन होगा वो ये होगा कि अब तक अमेरिकन बेसिस पे निशाना बनाया जा रहा था मिसाइलों से, तो उनको भी परवाह नहीं थी कि उनके पास बहाना था कि ये तो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे, हमें थोड़ी ना पहुंचा रहे। अब जब उन देशों के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जब अटैक करना शुरू कर दिया, जैसे अरामको पर अटैक किया, अब सऊदी अरब की मजबूरी हो जाएगी खुल के युद्ध में उतरने की। अब जो यूएई की मजबूरी हो जाएगी, कल तक सऊदी या यूएई जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, दोनों मिलकर ईरान से लड़ेंगे। अब दोनों ईरान से लड़ेंगे, दोनों बात कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा देश ईरान के खिलाफ अब डायरेक्ट वॉर का ऐलान करेंगे, जिसमें फ्रांस भी है, जिसमें ब्रिटेन भी है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें इजराइल है, जिसमें सऊदी है, जिसमें यूएई है, अभी तो बहरीन, कुवैत, ये सब आना बाकी है। ये सारे मिलकर अब खुल के लड़ेंगे। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आई सर, तीसरा दिन लड़ाई का है, ये देश अब तक जब इनके ऊपर हमले हो रहे हैं, भले ही अमेरिका के बेसिस पर हो रहे हैं, तो ये लोग खुलकर अब तक युद्ध में क्यों नहीं आए? क्या इनकी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया गया इसलिए? नहीं, खैर इनका कहना था कि भाई तो अमेरिकन को निशाना बना रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने उन पर अटैक किया। ठीक है, हम क्यों शामिल हो? अब इनको शामिल होना इनकी मजबूरी हो जाएगी। अब क्या बोलेंगे, अब क्या बहाना बनाएंगे कि आरामको पर क्यों मारा, या फिर टर्की पे क्यों मारा मिसाइल। हालांकि अभी टर्की नहीं आएगा, वो बहुत बड़ा काइया है, वो बोल देगा कि ये तो अमेरिकन इंटरेस्ट था टर्की के अंदर, लेकिन आएगा वो भी। ऐसी परिस्थिति ईरान ने पैदा कर दी है कि आपस में लड़ने वाले अरब मुल्क भी सब मिलकर अब ईरान को मारे। तो ये तो ईरान के लिए खतरनाक है ना। देखिए, ईरान बौखलाया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसके पास लड़ने के लिए सिर्फ एक तरीका है, मिसाइल। हाँ, मिसाइल और ड्रोन, और उसके पास मिसाइल और ड्रोन के अलावा वो जहां तहां मार रहा है। मतलब जो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई युद्ध की रणनीति नहीं है, अब वो उस मोड में चला गया है कि हम तो मरेंगे ही मरेंगे, पर तुमको मार के मरेंगे। नहीं, हम तो मर चुके हैं, अब तुम्हारा जितना तुम्हें मार सकेंगे उतना मारेंगे। ठीक है, चलिए तो एक आखिरी सवाल। अब बेचारा मरा कि नहीं, अब बताइए। जिसका सुप्रीम लीडर मर गया है, रक्षा मंत्री मर गया, खबर चल रही है कि जो सेकंड सुप्रीम लीडर बनाया था वो भी शायद मरा है, पर अभी कंफर्म नहीं, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद उसका रक्षा मंत्री मर गया, नेवी चीफ मर गया, आर्मी चीफ मर गया, वो जहां से साइबर कंट्रोल करता था वो मर गया। अब देखिए ना, 1500 जगह पे बमबारी हुई है सिर्फ एक शहर में, ईरान में। क्या नजारा होगा उस शहर का। आप दिल्ली जैसा शहर मान लीजिए ईरान को, और दिल्ली में 1500 जगह पे फाइटर जेट्स जो है बम गिरा रहे हैं। कैसी अफरा तफरी होगी वहां। नहीं, फाइटर जेट्स तो 200 थे, 500 जगह पर उन्होंने बम गिराया, बाकी और ड्रोन्स वगैरह से उसने अटैक किए प्रिसाइसली, और इजराइल इसके लिए जाना भी जाता है। ईरान इन अटैक्स के लिए, प्रिसाइज अटैक के लिए जाना भी जाता है। ठीक है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ। दुनिया की 40% ऊर्जा उस रास्ते से आती है। ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है, अमेरिका के एक ऑयल टैंकर पर हमला किया, ब्रिटेन के एक ऑयल टैंकर पर हमला किया, अब वहां ट्रैफिक रुक चुका है। ऐसे में तेल के दाम बढ़ेंगे, दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, एनर्जी का जो आदान प्रदान है वो तेल कैसे उस रास्ते से आएगा, इस विषय पर अब क्या होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि इंडिया का 40% ऑयल जो होता है उस रास्ते से होके आता है, मेडिटेरेनियन सी वाला वो सब स्ट्रेट।
अब हमारे देश के लिए असली जो आप अपने मुद्दा उठाया कि हमारा कहां पे नुकसान है इस देश में, और ऐसे तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। बढ़ चुके हैं सर 10%। हाँ, भारत के 40% ऑयल सप्लाई पे असर होने वाला है। महंगाई बढ़ने वाली है हमारे देश में। जिनको युद्ध में आज मजा आ रहा है, ईरान पे इसने अटैक कर दिया, इसने उधर मिसाइल मार दिया, ये जो लाइव कमेंट्री देख रहे हैं ना क्रिकेट की तरह, अब उनके जेब पे असर होने वाला है। और मुझे पता है अपने यहां क्या लोग बोलेंगे, पता है कि मोदी महंगाई बढ़ा रहा है। उनको इन सब चीजों से क्या लेना देना। वो पूरी दुनिया में आप बताइए कि जब सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है तो जाहिर तौर पे डिमांड सप्लाई का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तेल के दाम बढ़ेंगे तो सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे, सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे तो हमारे यहां कुछ लोग कहेंगे कि मोदी महंगाई बढ़ा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वॉर इज नॉट सॉल्यूशन, पीस इज। आज भी ये सारे देश आपस में बैठकर कोई भी नेगोशिएशन करवा सकता है। अगर बातचीत करके इसको बंद करवा सकते हैं तो करवाना चाहिए। अब जो इनको अचीव करना था कर लिया, मर गया खामनेई, मर गया उसका आर्मी चीफ, मर गया वो रक्षा मंत्री, मर गया पूर्व प्रधानमंत्री अहमदीनेजाद, सारे लोग तो बेचारे मारे गए। अब तो वो सुसाइडल मिशन में है। हाँ, पूर्व राष्ट्रपति, नेवल चीफ मारा गया। अब एक काम करो, तेहरान पे कब्जा करो यार, सरकार बनाओ और बाकी किनारे धीरे धीरे साफ करना शुरू करना। और ये स्ट्रेट को खोलो, बिल्कुल जहां से व्यापार होता है उसको सिक्योर करो। पहले लक्ष्य तो तख्ता पलट ही करना है, सरकार बदलना ही है। और मुझे लगता नहीं है कि अभी ईरान की जो IRGC है भाई, 2 लाख तो उनके एक्टिव मेंबर्स हैं और 10 लाख इनएक्टिव मेंबर्स भी हैं, वो इतनी आसानी से कब्जा अमेरिका को करने देंगे तो वाकई में लड़ाई लंबी चलने वाली है। आसानी से तो कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन इतना मुझे पता है कि इतने सारे देश मिलकर अगर कोशिश करेंगे ना जिन पे ईरान अटैक कर रहा है, तो इस जो वॉर है उसका ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। आज की तारीख में तुरंत अनाउंस करे सारे देश के हम सब मिलकर मार रहे हैं, और जब आ रहे तो ये जाहिर तौर पे जल्दी खत्म होगा। हाँ, जल्दी खत्म होगा, और जल्दी खत्म होगा तो सारा फिर सुचारू रूप से व्यापार वगैरह बिल्कुल। तो ये फिलहाल ईरान को जितनी जल्दी जो वो टारगेट है अचीव करेंगे उतनी जल्दी ये फायदा हो। जितना लॉन्ग ये चलता रहेगा नुकसान पूरे देश दुनिया को होगा, पूरे देश, हर देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। बिल्कुल। और लंबा चलने की बात तो हमने देखी, 4 साल हो गए रूस और यूक्रेन को लेकर, और सालों युद्ध चला गाजा और इजराइल के बीच में। तो लंबी लड़ाई अगर करनी है तो फिर दुनिया तबाही का मंजर देखेगी। देशों के सेंसेक्स गिर रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। ट्रंप दावा कर रहे हैं एक तरफ कि ईरान बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है कि हम बातचीत की मेज पर अब जाएंगे ही नहीं, जो हमसे होगा हम वो करेंगे। और ईरान लगातार पानी पिलाए हुए है सारे देशों को। बाकी सारे देश मिलकर कब एक साथ ईरान पर स्ट्राइक करते हैं वो देखने वाली बात होगी। सऊदी अरब को अब तक का सबसे बड़ा पर्सनल नुकसान ईरान की तरफ से दिया गया। इसके बाद क्या ये लड़ाई और ज्यादा एस्केलेट होती है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बाकी पंकज सर, आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।